रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी आरजे संदीप का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, बहुत लंबे अरसे के बाद या यूं कहें कि कई महीनों के बाद हाजिर हूं आज आप सबके अपने जाने पहचाने उसी प्रोग्राम में जिसका नाम है मन की आंखों से। और मन की आंखों से का ये कार्यक्रम आज बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि आज न्यू ईयर है, आप सब जानते हैं। और न्यू ईयर स्पेशल मन की आंखों से आज हमारे साथ, मेरे साथ नहीं, आज हमारे साथ, हम सब के साथ, हम सब से जुड़े हुए लोग होंगे और बहुत सारी नई नई आवाजें होंगी और बहुत सारी नई नई बातें भी होंगी। लेकिन उससे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब खुशहाल रहें, तंदुरुस्त रहें और क्या करें, रेडियो मधुबन 90.4 एफएम को सुनते रहें, मुस्कुराते रहें। वो मत भूलिएगा, उसके बिना फिर अगले न्यू ईयर भी तो आना है हम सबको। चलिए, तो आज कौन कौन है सुनिए जरा आप खुद ही। जी, रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनने वाले सभी साथियों को नमस्ते। मैं सीमा कुमारी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हूँ और वर्तमान में मैं श्री टीकाराम कन्या इंटर कॉलेज में पीजीटी हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। सबसे पहले तो रेडियो मधुबन का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम का कि मुझे इस प्रोग्राम में शामिल किया। और रेडियो मधुबन की पूरी टीम का इसलिए भी धन्यवाद कि मैं रिकॉर्डिंग क्लब, एक जो नेशनल एनजीओ है, उससे जुड़ी हुई हूँ और मन की आंखों से जो ये प्रोग्राम है उसे रेडियो मधुबन और रिकॉर्डिंग क्लब दोनों मिलकर आयोजित करते हैं। तो रिकॉर्डिंग क्लब को अपने साथ जोड़ने के लिए और हमारे दृष्टिबाधित साथियों को अपनी मन की बात कहने के लिए, जो समाज में कहीं ना कहीं पिछड़े हुए, मतलब मुख्य धारा उनको सामने नहीं लाती, इसलिए वो अपनी बात नहीं कह पाते, तो उन मुख्य धारा से जुड़ने का मौका दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया पूरी टीम का। और सभी साथियों को आज क्योंकि न्यू ईयर है तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी में कभी भी हार मत मानिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, आप बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों, अभी आपने सुना सीमा जी को। आज हमारे साथ हमारे इस रेडियो मधुबन की करता धरता, रेडियो मधुबन की सब कुछ, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, कृष्णा दीदी भी हमारे साथ हैं। लेकिन उनसे पहले अभी हम गए थे उत्तर प्रदेश, अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी यानी इंदौर से हमारे बीच में कौन जुड़ रहे हैं, आइए सुनते हैं जरा। रेडियो मधुबन 90.4 पर सुनने वाले तमाम श्रोताओं को आरसी विनोद गढ़वाल का माँ अहिल्या की नगरी, स्वच्छता का पंच लगाने वाला हिंदुस्तान का पहला शहर अर्थात इंदौर से सभी को हैप्पी न्यू ईयर। अंग्रेजी नववर्ष की शुरुआत आज हो रही है और आज रेडियो मधुबन ने एक अनोखा स्पेशल कार्यक्रम उन साथियों को समर्पित किया है जो कि समाज की मुख्य धारा से कहीं ना कहीं दूर हैं, किंतु रेडियो क्लब नामक एक स्व सहायता समूह के माध्यम से हम सभी समाज के मुख्य धारा से जो दूर हैं, ऐसे लोगों को रेडियो मधुबन एक मंच प्रदान करता है ताकि हम रेडियो मधुबन के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें। तो इस अनूठे और विशेष कार्यक्रम के लिए मैं समूचे दृष्टिबाधित जगत की ओर से रेडियो मधुबन को धन्यवाद देता हूं। उनकी पूरी टीम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने इतना सराहनीय कार्य किया। वर्ष 2022 की जब हम शुरुआत कर रहे हैं, ऐसे में रेडियो मधुबन का यह संकल्प एक सराहनीय प्रयास है कि वर्ष की शुरुआत ऐसे तबके को साथ में लेकर की जाए जो कि समाज की मुख्य धारा से कहीं ना कहीं दूर है। हालांकि तमाम प्रयास किए जा रहे हैं ऐसे सभी व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, लेकिन रेडियो एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो कि आजादी से पूर्व और आजादी के बाद भी जन जन तक सुना जाता है और जन जन तक दृष्टिबाधितों को अपनी बात रखने का जो अवसर रेडियो मधुबन ने इस साल की शुरुआत में दिया है, इस हेतु बारंबार मैं समूचे दृष्टिबाधित जगत की ओर से रेडियो मधुबन का आभार व्यक्त करता हूं। हालांकि यह साल भी विगत साल की ही भांति हमें महामारी के साथ मनाने को बाध्य कर रहा है, जिसकी कसक पिछले वर्ष भी रही। हम 2020 के पूर्व जिस प्रकार से नव वर्ष का आगाज करते थे, हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते थे, इस वर्ष भी हम वह सेलिब्रेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि देश दुनिया में
कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ गया है। लेकिन दिन गुजर रहे हैं, वर्ष 2021 खट्टी मीठी यादों के साथ गुजर गया है। लेकिन हम परमपिता परमेश्वर से यही कामना करेंगे कि वर्ष 2022 हमें मीठी मीठी यादें देकर जाए और रेडियो मधुबन ने जो शुरुआत की है, यह शुरुआत पूरे साल भर दृष्टिबाधितों को मुख्य धारा से जोड़ता रहे। पुनः मैं आरजे संदीप त्रिवेदी जी और रेडियो मधुबन की प्रमुख बीके कृष्णाबेन और उनकी समुचित तकनीकी टीम को आभार व्यक्त करता हूं कि हमें आज अपने इस विशेष कार्यक्रम में स्थान दिया और अपनी बात जन जन तक पहुंचाने का एक अवसर प्रदान किया। सभी को नमस्कार। क्या बात है विनोद भाई, बहुत बढ़िया। और सेलिब्रेशन का दौर है दोस्तों, और मुझे बताते हुए आप सबको श्रोताओं बहुत खुशी हो रही है कि अगले कुछ ही दिनों बाद हमारे रेडियो मधुबन की भी एनिवर्सरी आने वाली है। लेकिन वो सब बातें बाद में होंगी। पहले हम इनवाइट करते हैं कृष्णा दीदी को। आज वो इस मुबारक दिन पर हम सबको कैसे शुभकामनाएं दे रहे हैं। जी कृष्णा दीदी, ओम शांति। थैंक यू सो मच संदीप भाई। आवाज की दुनिया से जुड़े हुए सभी श्रोताओं को, दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार और नए साल की मुबारक हो। 2021 गया और 2022 आया है और साल का पहला दिन हम मन की आंखों से इस कार्यक्रम में आप सभी से रूबरू हो रहे हैं। तो हमने सोचा उन सभी साथियों को हम साथ लेके आए। आज उन सभी आवाजों को एक ही दिन एक ही जगह पे 1 घंटे के अंदर अगर हम सुनते हैं तो उसकी भी खुशी अपनी है। तो एक परिवार बन गया मन की आंखों से। इस कार्यक्रम से हमने नए नए साथियों से जुड़े और बहुत कुछ सीखने को मिला इन 3 सालों में। और सबसे खास बात हमारे लिए नया बात सीखने को ये भी मिला है, दाहोद में हम जब आए आपके कन्वेंशन में रूबरू मिलने को भी हुआ। नहीं तो अभी तक हम सभी को ऑनलाइन जुड़े, ऑनलाइन बातचीत हुई, ऑनलाइन में ही हमारे कॉन्वर्सेशंस होते रहे। संदीप भाई ने 21 खत्म होने से पहले सभी को रूबरू मिलने का एक मौका क्रिएट किया रिकॉर्डिंग क्लब की कन्वेंशन से। थैंक यू संदीप भाई। और क्या बात। आज तो दीदी हमारे दोस्तों को ये राज बताई दीजिए। आप ये सीक्रेट बहुत दिन से जानना चाह रहे हैं कि आपकी इस मीठी सी आवाज का राज क्या है। मुझे लगता है बहनों की आवाज वैसे भी थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है। और वो आरजे ही क्या जिसकी आवाज मीठी ना हो, क्यों? हाँ जी। आपको पता है ये विनोद भाई हमारे कितने कमाल के आदमी हैं। हाँ जी। आप न्यूज़पेपर कभी पता नहीं पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, हाँ। लेकिन ये न्यूज़पेपर बनाते हैं, सोचिए बात। ओह, कैसे? अब ये इनसे खुद ही पूछ लीजिए आपकी कैसे। जी विनोद जी। ओम शांति दीदी। दरअसल सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि रिकॉर्डिंग क्लब एक ऐसा व्हाट्सएप समूह रहा है जो कि दृष्टिबाधितों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में विगत 5.5 वर्षों से कार्य कर रहा है। एक ऐसा दृष्टिबाधित जो स्वयं दृष्टिबाधित था है, किंतु अपने अन्य दृष्टिबाधितों के जीवन में रोशनी का संचार करने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 मई 2016 को रिकॉर्डिंग क्लब नामक व्हाट्सएप समूह का निर्माण किया गया और देखते ही देखते कारवां समूह का बढ़ता गया। सोशल मीडिया की अपनी लिमिटेशन, अपनी सीमाएं होती है। एक व्हाट्सएप समूह में 256 साथी जुड़ पाते हैं। ऐसे में देश भर के तमाम दृष्टिबाधितों का रिकॉर्डिंग क्लब से जुड़ने का सिलसिला चालू रहा और रिकॉर्डिंग क्लब दिन प्रतिदिन उन्नति के शिखर पर चलते हुए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपने नए नए व्हाट्सएप समूह का निर्माण करता गया। रिकॉर्डिंग क्लब ने देश भर के दृष्टिबाधितों को जोड़ने के लिए अपने 5 व्हाट्सएप समूह बनाए, जिनके माध्यम से देश भर के 25 राज्यों के हजारों दृष्टिबाधितों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनकी परस्पर निर्भरता को खत्म करने के लिए रिकॉर्डिंग क्लब ने समाचार पत्र पत्रिकाओं को ऑडियो फॉर्मेट में उपलब्ध कराया। साथ ही विभिन्न राज्यों में जब दृष्टिबाधित सशक्तिकरण सम्मेलन के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित करने रिकॉर्डिंग क्लब अलग अलग शहरों में गया, तब वहां पर कुछ दृष्टिबाधितों के माध्यम से ऐसी जानकारी मिली कि रिकॉर्डिंग क्लब के कार्य बहुत अच्छे हैं, किंतु विभिन्न सामग्री ऑडियो फॉर्मेट में आने के कारण उनका फोन भर जाता है, फोन में तकनीकी समस्या आने लगती है, फोन हैंग होने लगता है।
ऐसे में रिकॉर्डिंग क्लब ने जब पंचम दृष्टिबाधित सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन दाहोद गुजरात में हाल ही में 18 से 20 नवंबर तक दाहोद में किया, वहां पर रिकॉर्डिंग क्लब ने एक इनिशिएटिव लिया और व्हाट्सएप की दुनिया से निकलकर प्ले स्टोर पर रिकॉर्डिंग क्लब नाम से अपना ऐप लॉन्च कर दिया। जब रिकॉर्डिंग क्लब ने ऐप लॉन्च किया तो हमें इस ऐप पर कई सृजनात्मक कार्य भी करना थे। अभी तक रिकॉर्डिंग क्लब जो कार्य कर रहा था वो समाचार पत्रों को तकनीकी माध्यम से ध्वनांकित करके उपलब्ध करा रहा था, या फिर हम हमारे वाचिकाओं के द्वारा उन्हें पढ़कर सुन रहे थे। किंतु एक सृजनात्मक रूप प्रदान करने के लिए हमने ये डिसाइड किया कि हम स्वयं एक छोटा सा ही सही मगर न्यूज़पेपर अपना तैयार करें, जिसका बीड़ा मैंने उठाया। मैं प्रतिदिन की तमाम संचार माध्यमों में से देश भर की प्रमुख समाचारों को सुनता हूं, उन्हें अपने दिमाग में नोट करता हूं, और जिस प्रकार से एक उद्घोषक या समाचार वाचक सुबह सुबह मॉर्निंग न्यूज प्रस्तुत करता है, उसी की भांति मैं भी प्रयत्न करता हूं कि अपने साथियों को 15 मिनट में देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें दे सकूं। इसमें मैं प्रतिदिन का दैनिक पांचांग, कोरोना से जुड़ी सभी बातें, देश की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, किस प्रकार विधानसभाओं चुनावों की तैयारी हो रही है, खेल की दुनिया में क्या हलचलें हो रही हैं, मौसम का हाल कैसा है, इन सभी बातों को समेटते हुए अपनी आवाज में एक प्रयास करता हूं कि साथियों तक न्यूज पहुंचाई जा सके। और इसमें किसी के ऊपर नहीं, बस विभिन्न समाचार माध्यम जो हैं उनको सुनकर ही अपनी न्यूज तैयार करते हुए इस कार्य को मैं विगत महीनों से अंजाम दे रहा हूं। जी संदीप भाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद विनोद भाई। श्रोताओं, आज निश्चित रूप से हमारा उद्देश्य केवल और केवल आप सबका मनोरंजन करना है, न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करना है और मन की आंखों से के इस कारवां को, जैसे ये पिछले कई वर्षों से चल रहा है, उसको आगे बढ़ाना है। तो अब थोड़ी सी बात हम यहाँ पर सीमा जी से भी कर लेते हैं, और मुझे लगता है बिना किसी भूमिका के अगर सीमा जी खुद आज अपने तरीके से हमारे मन की आंखों से के श्रोताओं को अपनी शुभकामनाएं दें और कोई संदेश दें और अपने बारे में बताएं आज वो क्या कर रही हैं, तो शायद मजा आएगा। जी सीमा जी। जी सर, तो जैसा सर ने कहा कि बिना किसी भूमिका के, मतलब तो मैं बता चुकी हूँ पहले ही कि मैं अभी अलीगढ़ में टीकाराम कॉलेज में टीजीटी हिंदी के पद पर पढ़ा रही हूँ और बहुत एंजॉय कर रही हूँ। अभी 1 महीना ही हुआ है मुझे, बच्चे हैं छोटे छोटे क्लास में और बहुत मजा आ रहा है उनके साथ मिलकर, और वो मतलब एक अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने जो मेरी स्कूलिंग हुई थी वो दृष्टिबाधित साथियों के साथ में हुई थी, और उस टाइम पर मतलब उस दौर को अगर मैं आज से जोड़ती हूँ, जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो मुझे कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं या क्या कौन सी चीजें, तो उनको मैं एक मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको एक चैलेंज की तरह लेती हूँ। मुझे लगता है कि कोई मुश्किल नहीं है, सब जो भी चीजें आ रही हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। और सबके और तो मैं बस आजकल घर पे हूँ, बहुत दिनों के बाद, बचपन से हॉस्टल में रही हूँ और पढ़ाने के दौरान मैं अपने घर पे आकर मतलब स्कूल जाती हूँ पढ़ाने और फिर वापस घर आ जाती हूँ, तो ये भी मेरे लिए एक अलग सा मतलब तरीका है जीने का। बहुत इतना अलग अलग रही हूँ हमेशा से, सब खुश हैं घर में। और पर्सनली मैंने अपनी जिंदगी की जो एक अचीवमेंट है 2021 ही मेरे लिए, अगर पर्सनल कहूँ कि अपनी पर्सनली जिंदगी जीने के लिए, तो सब कुछ बहुत अच्छा है 2021 में मैंने कर लिया है और अभी आगे और बढ़ना है। लेकिन अब जो समाज के प्रति दायित्व शुरू हो जाता है मेरा, मुझे लगता है कि समाज के लिए मुझे बहुत कुछ करना है अब, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ करने के लिए आपके पास हौसला जज्बा होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। आपका मनोबल हमेशा बड़ा होना चाहिए, कुछ लोग होने चाहिए आपके साथ ऐसे भी जो आप कितनी भी परेशानी में हैं तो उन्हें आप कभी भी कॉल कर सकें, उनसे कभी बात कर सकें, तो
मतलब आपको हमेशा उनका गाइडेंस मिल जाए। और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे साथ हैं ऐसे लोग, मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स और भी कुछ लोग गाइड के रूप में मिले हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कभी भी मैं कॉल किसी करूँ को या याद मैसेज। करना चाहूंगी सीमा इस अवसर पर? सर बहुत सारे लोग हैं, मुझे लगता है कि आज किसी का नाम नहीं लूं लिस्ट बहुत क्योंकि लंबी है, नहीं लिस्ट मतलब बहुत लंबी हाँ है। सर, एक संदेश भी किसी का दिया हुआ अलग अलग जगहों पे बहुत काम करता है। अच्छा फैमिली सीमा, आपके यहाँ मेंबर्स। सेलिब्रेशन कैसे होता है न्यू ईयर का? हमारे यहाँ सर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन सबसे पहले तो जब से 11:59 होते हैं सभी के हाथों में फोन आ जाते हैं, अलग अलग जगह पे कॉल करना शुरू कर देते हैं रात के 12 बजते ही। और फिर सुबह उठकर मतलब सुबह उठते उठते सबको विश करते हैं। फिर अपने अपने तरीके से सर कुछ लोग प्लान करते हैं मूवी देखने जाएंगे, कुछ लोग अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बना के खाते हैं। जैसे विशेष रूप से हमारे घर पे अक्सर गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और गजक मूंगफली का दौर चलता है, तो वो सारी चीजें। बाकी फिर ये भी होता है कि फैमिली में जो बड़े लोग हैं उनके साथ टाइम बिताया जाए, तो उनके साथ हम मिलके बहुत सारा केसर टाइम बाटी। बिता। हाँ जी सर, केसर बाटी है नहीं आज के न्यू ईयर पे, इसलिए। क्या बात है। चलिए, बहुत बहुत मजा आया, जबरदस्त। सीमा, कृष्णा दीदी, हाँ जी। रेडियो मधुबन क्या कर रहा है इस नए साल में और ज्यादा आगे दिव्यांग साथियों के लिए? उससे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं संदीप भाई, आप लोग बचपन से कैसे मनाते आए मैं न्यू इतनी ईयर? जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि मेरा नंबर नहीं आए। यहाँ पे सब एंकर बैठे हुए हैं। हाँ, एक से बढ़कर एक। जी दीदी, पूछिए। तो आप कैसे मनाते थे बचपन में न्यू ईयर? मुझे बहुत अच्छे से याद है दीदी, क्योंकि मैं तो एक स्पेशल स्कूल में पढ़ा हूँ, जहाँ आप सबकी दुआओं से आज मैं जॉब भी कर रहा हूँ। जिस स्कूल में मैंने स्टडी की है वहीं पर मैंने जॉब, अभी मुझे आए हुए 2.5 महीने ही हुए हैं वहां पर। तो हम लोग हॉस्टल में जब रहते थे तो 31 दिसंबर को रात को लगभग 8-9 बजे से ही हम रेडियो से चिपक जाया करते थे। वो इसलिए कि ये दिन ऐसा होता है कि पूरे साल भर की जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो फिल्म में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो किसी और मामले में हो, उसकी पूरा एक तरह से रिव्यू या रिकैप कहना चाहिए, वो आता था। तो वो सुनने का बड़ा शौक था कि यार एक दिन में कुछ घंटों में ही पूरे साल में क्या क्या हुआ इम्पोर्टेंट वो सब हमको पता चल जाता था। तो वो सब बड़ा मजा आता था और ऐसा लगता था कि ये सब प्रोग्राम चलते रहें, बस चलते रहें। लेकिन जैसे जैसे 12 बजती थी, 12 बजते बजते सब समाप्त हो जाते थे। तो ये मुझे यादें आज भी मेरे जहन में ताजा हैं कि हम रेडियो से चिपक जाया करते थे। आपकी रेडियो की बात से हमें याद आता है, हर साल हम लोग भी न्यू ईयर पे पूरी टीम रेडियो स्टेशन में आते हैं रात को, जितने भी टीम इकट्ठा हो सकती है, और रात को 12 बजे काउंटडाउन होता है। और काउंटडाउन के साथ हर कोई रेडियो में जितने भी आरजेस है सभी विश करते हैं लिसनर्स को और गुड विशेस देते हैं। और हमारे श्रोता भी इतने पुराने इस बात को जान चुके हैं कि वो भी इंतजार करते हैं 12 बजे हमारे चहेते आरजेस आएंगे और न्यू ईयर हमारे साथ मनाएंगे। तो हर कोई फोन करते हैं हमारे सारे श्रोता और वो भी न्यू ईयर विश करते हैं। तो मैं समझ सकती हूँ रेडियो से चिपकने का क्या वो मजा हो सकता है, जो इस एंड पे बैठ और करके सभी से वो कनेक्ट रिश्ता विश वो करते रिश्ता हैं। आज भी बना हुआ है आपके साथ। जी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा श्रोता होने का रेडियो से एक अच्छा प्रेजेंटर भी बना देता है, मुझे लगता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और वो कहते हैं ना कि आप सुनोगे तो लोग आपको सुनेंगे, वही वाली बात है। या विनोद भाई, जी दीदी। तो आपकी क्या यादें हैं रेडियो, न्यू ईयर, इन सभी चीजों का? आप भी अपना पिटारा खोलिए। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। हर साल इंदौर, जो कि मिनी मुंबई है, आर्थिक मुंबई है, आर्थिक राजधानी है मध्य प्रदेश की, तो यहाँ का सेलिब्रेशन बहुत खुशनुमा तरीके से मनाया जाता है। और हमारे वहाँ पर एक प्रचलन ये है कि सुबह सुबह जो प्रसिद्ध खजराना मंदिर है, वहाँ पे सभी प्रथम पूजनीय श्री गणेश के दर्शन करने जाते हैं। और आमतौर पर दिन की शुरुआत गणेश जी के आशीर्वाद से ही होती है। साथ ही साथ 31 दिसंबर की रात से ही यहाँ पर भी जश्न होते हैं। जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर छतों पर काफी डीजे साउंड रखते हैं और सब डांस करते हैं। और जैसे ही घड़ी में 12 बजती है तो वही गाना बजता है, नए साल का
पहला जाम आपके नाम। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी 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 न्यू ईयर। तो आज भी यही सब रात 12 बजे यहाँ पर हुआ है और काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और आज शाम को घर में मस्त गाजर का हलवा और तमाम सारी स्वीट्स बनती है, ताकि ये माना जाता है कि दिन की शुरुआत या साल की शुरुआत यदि मीठा खाने से होगी तो पूरा साल मिठास भरा रहेगा। तो बस इसी तरीके से इंदौर में नए साल का आगमन होता है। दिन की अच्छी शुरुआत, साल की अच्छी शुरुआत, हम स्कूल जा रहे हैं उसकी भी अच्छी शुरुआत, हर पहली बार कोई भी चीज कर रहे हैं तो एक अच्छी शुरुआत मिठाई से होती है। ऐसा क्यों है? जी जी, बस दीदी ऐसी मान्यता है कि मीठा अगर खाते हैं तो फिर मीठा ही हम बोलते हैं और कुछ शुभ भी माना जाता है मीठे को। इससे प्रचलन चला आ रहा है जिसके साथ हम भी चल रहे हैं। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त विनोद भाई, मुंह में पानी ही आ गया हमारे तो। कृष्णा दीदी, विनोद भाई की बात सुनते सुनते एक बात याद आ गई मुझे भी, जो जी। थोड़ी जब समझ नहीं थी, हालांकि पूरी समझ तो आज भी नहीं है, लेकिन हम जब छोटे हुआ करते थे तो हमारे बड़े जो दोस्त हुआ करते थे, हमारे बड़े भाई जो हुआ करते थे, वो हमें कहते थे आज पहला दिन है भाई साल का। अब आप जानते हो इन दिनों सर्दियां होती है, तो आज नहा लो ताकि पूरे साल बिना नहाए नहीं रहेंगे। मतलब हर मामले में ऐसा होता था कि आज ये काम कर लो ताकि पूरे साल वो काम टाइम पर होता रहे। आज स्कूल टाइम पे चले जाओ ताकि पूरे साल टाइम पर जाएंगे। ये सब जगह होता है संदीप भाई, ये सब जगह होता है। ऐसा सब जगह मानते हैं कि आज ऐसा करोगे तो ऐसा साल भर होगा। तो वो बात याद आ गई आपकी बात सुनते सुनते। सही कहा आपने, लेकिन इसके पीछे का एक और साइंस है कि साल के पहला दिन सब कुछ समय पे हो, इसके लिए पिछले साल की पिछले दिनों में अगर हमारी वो डिसिप्लिन है तो साल के पहला दिन भी वो आ जाएगा। अगर हम दिसंबर 21 तक हम जैसे होना चाहिए वैसा नहीं है और 1 तारीख से हम सोचते वैसा हो जाए तो वो नहीं हो पाता है। नहीं हो सकता। इसीलिए हमको कम से कम कुछ दिन पहले से, एटलीस्ट 10-15 दिन पहले से हम 1 तारीख को जो शेड्यूल में रहना चाहते हैं उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा दीदी। तो दीदी मुझे नींद बहुत आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा 22 में वो सोऊंगी पूरी साल? भाई जो सोवत है वो खोवत है सीमा, जो जागत है वो पावत है। जी सर, इसीलिए तो जागना ही चाहती हूँ। हाँ जी जागो। जी, भी क्या करना चाहते हैं आप? ऐसा सीमा ऐसा मत बोलो, मेरी तबीयत आज खराब हो रही तो साल भर खराब रहेगी क्या? नहीं सर, वो तो उसे तो डॉक्टर्स ठीक कर देते हैं जल्दी जल्दी। दीदी पूछ रहे हैं कि आप क्या करना चाहती हैं आगे? अभी तो मेरी शुरुआत हुई है जीवन की। मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रही हूँ, तो वही कोशिश है कि पहले उसकी परीक्षा देकर उसको भी क्लियर करूँ। और मेरा एक मकसद है कि मैं एएमयू में जॉब करूँ वैसे, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। जी, क्या बात, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जी दीदी। आप लाइफ में बहुत सारे डिफरेंट रोल प्लेस किया है। आप स्टूडेंट भी रहे हैं, क्रिकेटर भी रहे हैं, अभी टीचर भी है, फैमिली है। तो हर नए साल का एक नया फ्लेवर रहा होगा, एक नया रूपरेखा रही होगी। तो जब आप हॉस्टल में रहते थे तो रेडियो चिपक के सुनते थे ये सभी चीजें, लेकिन जब आप इंटरनेशनली प्ले करते थे क्रिकेट वगैरह, उन दिनों में भी कभी ना कभी न्यू ईयर मनाए होंगे। उस समय कैसे करते थे आप? उस समय तो थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसी फीलिंग आती थी कि यार इतना सब हो गया उसके बावजूद भी कोई जानता क्यों नहीं है अभी भी। आगे से कॉल्स आने चाहिए, आगे से विशेष आनी चाहिए, लेकिन पता चलता था कि अपन खुद ही हैं, अकेले ही हैं और कोई नहीं है आसपास में। तो उन दिनों मोबाइल आ गया था दीदी, बस मोबाइल से चिपके रहते थे। अच्छा। सही बात है। ये पैरा गेम्स या फिर पैरा ओलंपिक्स उन दिनों में इतना फेमस नहीं हुआ करती। नहीं उतना नहीं था। और एक्चुअली दिव्यांग साथियों के लिए दीदी क्रिकेट में करियर आज, मतलब खेलों में करियर आज भी उतना नहीं है, क्योंकि एक्सपोजर नहीं है। सबसे बड़ी बात एक्सपोजर नहीं है, और जितना एक्सपोजर मिलेगा किसी भी चीज को उतना ही उसमें लोग आगे आएंगे। जी। हालांकि अब बहुत अच्छा काम हो रहा है, धीरे धीरे बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है। हाँ, और पिछले साल में पैरा ओलंपिक्स में 19 मेडल्स लेके आए। डेफिनेटली ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ, और हमारे जयपुर की
अवनी लखेरा तो दो लेकर के आई मेडल और गोल्ड मेडल भी जीता उन्होंने जी, इसीलिए वो जयपुर। कंग्रेचुलेशन आप सभी को। जी डेफिनेटली और दीदी। साल में आप लोग दिन दुगनी रात चौगनी जैसे आगे बढ़ते जाए, पिछले के रिकॉर्ड्स ब्रेक करे, हर फील्ड की रिकॉर्ड इस साल ब्रेक कर दे आप सभी। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच दीदी। जी दीदी रेडियो मधुबन नया क्या करने वाला है, क्या कोई सरप्राइज तो नहीं है? इस नए साल में हम आजादी की अमृत महोत्सव के नए कार्यक्रमों को लेके आएंगे, क्योंकि क्या बात है। 75 साल पूरे हो चुके हैं हमारे आजादी से। कुछ बच्चों के कार्यक्रम होंगे, हम दिव्यांगों का भी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और अरे वाह। आगे आपको सुनने को मिलेंगे वो कार्यक्रम भी। आजादी के अमृत महोत्सव में दिव्यांगों का क्या रोल रहा है और वो कहाँ तक आगे बढ़े हैं। और दोस्तों, आपके भी कुछ सुझाव है या फिर कुछ आइडियाज है तो आप भी शेयर कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं 9414151415 इस नंबर पर, और हम जरूर कोशिश करेंगे हमारी प्रोग्रामिंग में उस दिशा में चलने के लिए और आपके सुझावों को प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करने के लिए। और विनोद भाई। जी दीदी। आप बहुत पुराने श्रोता रहे, मेरे ख्याल से मन की आंखों से जब शुरू हुआ है तब से आप कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। जी जी दीदी। कुछ ऐसी यादें या कुछ ऐसे इंस्पिरेशंस पिछले सालों में आपको मिले इस कार्यक्रम से? दीदी, रेडियो मधुबन कार्यक्रम मन की आंखों से वो सब सुनने को मिला जिसकी कल्पना शायद कर पाना असंभव था, या यूं कहूं कि रेडियो मधुबन यदि नहीं होता तो हम उन प्रतिभाओं से कभी मिल ही नहीं पाते, उन प्रतिभाओं को सुन ही नहीं पाते जो कि रेडियो मधुबन ने मन की आंखों कार्यक्रम से हम तक पहुंचाई। मन की आंखों में जब दिव्यांग जनों को आपने इंट्रोड्यूस कराया तो ऐसी ऐसी शख्सियत आपने हमारे सामने रखा, उनसे बात करी, तो उनके बारे में जब जानकारी मिली तो उसके विषय में तो कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और बारंबार रेडियो मधुबन के लिए मन की आंखों से जो कार्यक्रम आप लोगों ने डिजाइन किया और इसके माध्यम से दिव्यांग जनों को एक मंच प्रदान करा, उसके लिए जितनी कृतज्ञता आभार व्यक्त किया जाए शायद वो कम रहेगा। तो कई ऐसे साथी रहे जिनकी बातें दिल दिमाग में आज भी गुंजित होती हैं। प्रणील गुप्ता जी को सुना था इस रेडियो मधुबन मन की आंखों में, वे कितना त्वरित गति से अंक गणित को हल करते हैं, उनसे जुड़े समस्याओं को, उनसे जुड़े प्रश्नों को हल करते हैं, वो अकल्पनीय है। और मैं नहीं समझता हूँ कि रेडियो मधुबन का मन की आंखों से कार्यक्रम यदि नहीं होता तो हम उनको सुन पाते या उनकी प्रतिभा को जान पाते। प्रणील गुप्ता एक उदाहरण मात्र है, ऐसी कई शख्सियतें रेडियो मधुबन ने हमको प्रेरणा के रूप में दी हैं कि हमारे साथी भी बहुत कुछ कर रहे हैं और उन सबको देश दुनिया में एक पहचान दिलाने का, जैसा मैं प्रणील गुप्ता जी को जानने लगा हूं, तो इसका एकमात्र कारण रेडियो मधुबन है। मेरे जैसे तमाम श्रोता आपके इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो रहे हैं और दिव्यांग जनों की प्रतिभा को पहचानेंगे, उनको कम नहीं आंकेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा ऐसा भरोसा है। तो पुनः पूरी रेडियो मधुबन की टीम को बारंबार धन्यवाद। सही बात कहा आपने विनोद भाई, रेडियो मधुबन जैसा अगर प्लेटफॉर्म नहीं होते तो आज इस नए साल में आप और हम आमने सामने बैठ के बात नहीं कर पाते। तो ये जो प्लेटफॉर्म हमें सरकार ने दिया है एक दूसरे की सहयोग और एक दूसरे की उन्नति के लिए, वाकई में हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे अविनाश जी का है या स्टोरी, या फिर नेहा पवस्कर है, नीतिका रौत है, ये दोनों लेडीज को 2021 में राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। दिव्यांगता के साथ अपनी अपनी फील्ड में उन लोगों ने एक रिकॉर्ड बनाया है। तो सही बोला आपने कि ऐसे ऐसे शख्सियतों की हम स्टोरीज नहीं सुन पाते अगर रेडियो मधुबन जैसा प्लेटफॉर्म नहीं होता तो। और आज हम ये सीखते हैं कि दिव्यांगता एक कमजोरी नहीं है, हमें देखने की नजरिया बदलनी है। और जैसे ये हमारी स्क्रिप्ट राइटर आरुषि जी ने इसका नामकरण किया शो का मन की आंखों से, बहुत ही क्विकली, उन्होंने ज्यादा टाइम नहीं लगाया। जब हमने सोचा कि ये कार्यक्रम हम करना चाहते हैं दिव्यांगों के साथ, उन्होंने कहा मन की आंखों से कार्यक्रम का नाम अच्छा रहेगा।
और वाकई में ये मन की आंखों से देखने वाली चीज है। हमारी जिंदगी, दुनिया या एक दूसरे को हम जो देखते हैं, नजरिया बदलने का ये समय है। तो आज मुझे ये फील नहीं होता है कि मुझे आप लोगों को कोई सिंपैथी की आवश्यकता है। उल्टा अच्छा मुझे दीदी, क्वेश्चन मुझे आ रहा है माइंड में। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि दाहोद में इतने सारे लोगों को आपने देखा एक साथ। जी पहली बार देखा मेरे ख्याल में। पहली बार इतने सारे लोगों को देखा है विथ ए स्पेशल एबिलिटी। बट उस समय क्या आपके मन में चल रहा था जब उन सब हमारी सबकी एक्टिविटीज को आप बड़े नजदीक से, करीब से जब देख रहे थे, तो आपके मन में क्या फीलिंग आ रही थी? आपकी मन की आंखें क्या कह रही थी? आपको पता नहीं। वैसे तो मैं यहाँ पे माउंट आबू में जो अंध विद्यालय है वहाँ पे कई बार गई, लेकिन उस समय मुझे इतना फील नहीं हुआ कि ये लोग क्या कर सकते हैं। हाँ, एक बात मैंने देखा था, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो उतनी छोटी सी स्कूल के कॉम्पाउंड में वो लोग खेल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और जब बाहर जाते हैं तो वो चेन बना के जाते हैं। आगे जो लड़का खड़ा है वो स्टिक लिया है, पीछे सभी एक दूसरे का एक कड़ी बना करके चल रहे हैं। तो यही दो चीजें थी मैंने जो देखा। और लेकिन इतनी टैलेंट है वो जब तक हमने रेडियो में प्रोग्राम नहीं किया, इतने सारे लोगों से मिला नहीं। और जब वो दाहोद में गए, हमने इतने सारे लोगों को साथ में देखा, तो ये एक चीज लगा कि मुझे अपनी मेमोरी को शार्प करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर कोई आवाज से तुरंत पहचान रहे हैं, और फ्लैशबैक में जाके बातों को कनेक्ट करके बात भी कर रहे हैं। हम जल्दी नाम भूल जाते हैं लोगों के। सो मैं नहीं समझती कि ये कोई डेफिशिएंसी है बॉडी का, बट एवरीबडी इज इक्वली इंडिपेंडेंट, टैलेंटेड, एंड एवरीबडी इज इक्वली अपनी स्किल के साथ वो अपना एक खुशहाली जीवन जी रहे हैं। मैंने कई लोगों की ऐसी स्टेटमेंट्स सुनी वहां पर भी और रेडियो में भी कि हमको किसी की आवश्यकता नहीं है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कोऑपरेट करो, पीटी नहीं चाहिए हमको। ये बड़ी अच्छी चीज सुनने को मिली कि हमें क्या करना चाहिए जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं। तो आज के दिन दिव्यांग बोलने में भी बड़ा खराब लगता है मुझे कि क्यों हम बोले। क्योंकि हर वो चीज आप कर पा रहे हैं जैसे हम करते हैं, तो फिर देयर इज नो डिफरेंस। क्या बात है दीदी, जबरदस्त जबरदस्त। जी, आप लोग अगर दीदी से कुछ पूछना चाहें, विनोद भाई, सीमा जी। नहीं दीदी, एक दाहोद कन्वेंशन में 3 दिन तक आप रहे, तो कोई ऐसी 3 बातें जो कि आप हमेशा याद रखेंगी? सबसे पहली बात, 3 दिन कम पड़े थे मुझे। कुछ इंटरव्यू तो भागते हो गए। जी दीदी, मैं जितना सोच के आई थी पूरा नहीं कर पाई। और वो एक दिन तो एंड टाइम में हमने बढ़ाया था, क्यों दीदी? हाँ। लास्ट मोमेंट पे। जी। और दूसरी बात, 3 चीजें जो मुझे याद रहेगा, आप सबका प्यार और एक पहचान और एक रेस्पेक्ट आप लोगों ने जो दिया है वो मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। और दूसरी चीज, मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि कोई वहां पर कुछ थे, लेकिन बट मैक्सिमम हर कोई इतनी फेमिलियर चल रहे थे, किसी को किसी की आवश्यकता नहीं, सभी इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं और इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम कर रहे हैं। तीसरी चीज और सबसे बड़ी चीज, आप सब मिलकर के पूरा प्रोग्राम किया, कोई भी दृष्टिवान साथी की बिना कोई सहयोग का, स्टेज कोऑर्डिनेशन से लेकर के हर चीज आप लोगों ने मैनेज किया। तो ये बहुत बड़ा सबूत है कि हमारे दिव्यांग साथी क्या कर सकते हैं, हमारे बिगर भी। ये सोचना कि दृष्टि है तो ही सब कुछ है, ये थोड़ा सा गलत है। दृष्टि के बिगर भी दुनिया में जिया जा सकता है जैसे दृष्टि के साथ जी सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो अनअवॉइडेबल है, दैट इज सेकेंडरी,
बट ऐसा नहीं कि जीवन रुक जाता है या फिर हम कोई अचीवमेंट नहीं कर सकते हैं लाइफ में। तो ये हम स्पष्ट देख पा रहे थे। मैंने लास्ट डे सीटी बाई से मिली थी, मुझे बहुत अच्छी चीज लगी उनकी बातचीत में। वो मेरे ख्याल से उन्होंने ओएनजीसी में काम किया। यस दीदी, जी दीदी जी। हाँ, ओएनजीसी में काम किया। तो मैंने उनसे पूछा, आप उस जमाने के हैं जहाँ पे मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे, टॉकबैक सॉफ्टवेयर ये सब चीजें नहीं है, घड़ी कैसे देखते, और पंक्चुअलिटी जो प्रोफेशनल लाइफ का सबसे बड़ा वैल्यू, पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते थे। तो ये भी बड़ी सीखने की बात है कि उस जमाने में बिना कोई टेक्नोलॉजी का भी व्यक्ति समय पे पहुंच रहा है और सबसे पहले पहुंच रहा है, ताकि फिर उनको ये शिकायत ना मिले कि ये देख नहीं सकता है तो इसलिए ये लेट हो गया, ये देख नहीं सकता है तो ये हमारा अटेंडेंस नहीं डाल सकता है। ये शिकायत होने नहीं दिया उन्होंने। तो अगर इंसान के अंदर वो इच्छा है, जज्बा है कि हमें ये करना है, तो सब कुछ कर सकते हैं। क्या बात है, वाह, जबरदस्त। बहुत अच्छी चीजें हैं। दीदी ने इतनी बारीकी से चीजों को नोट किया, तो मतलब सचमुच कन्वेंशन बहुत अच्छा रहा और सक्सेसफुल कह सकते हैं एक तरह से, बहुत ज्यादा। हाँ, वो तो है सक्सेसफुल कन्वेंशन। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने कन्वेंशन की यादें एक बार फिर से ताजा की और जो आपने पॉइंट ऑफ से बातें देखी, नोट करी और तमाम श्रोताओं के साथ उन बातों को आज साझा किया, इसे तो भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी बारीकी से हम लोगों की क्षमताओं को पहचाना और उसको समाज के सामने रखा। वहीं दीदी, मैं आपकी अनुमति से कुछ बातें अपने श्रोताओं को जागरूकता के लिए बताना चाहूंगा। जरूर जरूर बताइए। और विनोद भाई, जनवरी 4 को ब्रेल डे भी आ रहा है। जी, मैं उसी बात के लिए आ रहा था दीदी। हाँ जी। तो जैसे नए साल आता है तो पूरी दुनिया तो जश्न मनाती ही है, किंतु दृष्टिबाधितों को जश्न मनाने का अवसर भी इसी महीने में मिलता है। आज जितने भी दृष्टिबाधित हैं, जो कुछ हम समाज के लिए कर पा रहे हैं, उस सब का श्रेय उस विभूति को जाता है जिसने हमें इस लायक बनाया। 4 जनवरी वह दिन है जब दृष्टिबाधितों के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करने वाला एक फरिश्ता फ्रांस की धरती पर उतरा था। मैं तमाम श्रोताओं को यह बताना चाहूंगा कि आप लोग, या आज भी हम अपने वर्किंग प्लेस में जाते हैं और आवागमन के दौरान तमाम सामान्य नागरिक ये बातें करते हैं, अरे ये दृष्टिबाधित है, ये टीचर है, कैसे पढ़ाते होंगे, ये कैसे पढ़े होंगे। तमाम इस प्रकार के प्रश्न हर दिन सुबह शाम कानों में गूंजते रहते हैं। मगर इस रेडियो मधुबन की स्पेशल कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपने तमाम श्रोताओं को यह बताना चाहूंगा कि 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के कुप्रे नामक स्थान पर एक नन्हा सा बालक ने जन्म लिया था। बाल्यकाल तो उनका सामान्य बालक की ही भांति रहा, लेकिन जो बालकों की चंचलता होती है, उसी चंचलता के कारण लुई ने अपनी आंखें खो दी। दरअसल लुई चंचल प्रवृत्ति के थे और उनके पिताजी चमड़े सिलने का काम करते थे। तो उसी चमड़े को सिलने वाला सुआ उनकी आंखों में चला गया और उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे जाती रही। कुछ समय पश्चात उनकी दूसरी आंखों की भी रोशनी चली गई और वो पूर्णतः दृष्टिबाधित हो गए। ऐसे में दृष्टिबाधितों के पढ़ने लिखने के लिए काफी कठिनाई हुई। ऐसे में हम सबके प्रेरणा स्रोत ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल ने एक ऐसी लिपि तैयार की जो कि आज दृष्टिबाधितों के पढ़ने लिखने का माध्यम बनी। और दृष्टिबाधित लोग जिस लिपि से पढ़ते हैं उसे ब्रेल लिपि के नाम से विश्व में जाना जाने लगा। हालांकि लुई अपने जीवन काल में ज्यादा दिन तक जिंदगी का सफर जारी नहीं रख पाए। क्या यूं कहूं कि अच्छे लोगों की आवश्यकता परमात्मा को भी होती है, तो परमात्मा ने
उन्हें 1852 में ही अपने पास बुला लिया। लेकिन जाते जाते अपने जीवन काल में, अल्प जीवन काल में ही उन्होंने दृष्टिबाधितों के जीवन में उजियारा भरने का काम इस ब्रेल लिपि के माध्यम से करा। दरअसल दृष्टिबाधित जिस लिपि के माध्यम से लिखते हैं, जैसा मैंने बताया, उसको ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित एक लिपि है, जिसे मोटे कागजों पर एक नुकीले सुए से उभारा जाता है और उनको टच करके, उनको छू छू कर दृष्टिबाधित पढ़ते हैं। आज विश्व की कोई सी भी भाषा हो, वो ब्रेल में लिखी जा सकती है और लिखी जा रही है। हम सब यदि आज रेडियो मधुबन पर इस न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण लुई ब्रेल की ब्रेल लिपि है, जिसके माध्यम से हम पढ़ लिख पाए और आज समाज को अपना योगदान कर पा रहे हैं। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धर्मपुरी इंदौर में कार्यरत हूं और अपने विद्यार्थियों को मैं राजनीति विज्ञान का अध्यापन इसी ब्रेल लिपि के माध्यम से कराता हूं और बच्चे काफी खुश होते हैं जब उनके साथ साथ हम वो देखकर पढ़ते हैं और हम छू कर पढ़ते हैं। काफी आश्चर्य होता है, मगर जो सम्मान फिर बच्चे देते हैं वो हमें आज ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल के ही कर कमलों से मिला है। तो रेडियो मधुबन कार्यक्रम में मैं तमाम दृष्टिबाधितों की ओर से श्रद्धेय लुई ब्रेल जी को नमन करता हूं और समाज से यही अपेक्षा करता हूं कि आप ब्रेल लिपि को जानें और सभी दृष्टिबाधितों तक इसकी पहुंच को पहुंचाएं। आज भी ये देखने को आता है कि ग्रामीण अंचलों में दृष्टिबाधितों को पढ़ने लिखने के लिए रोका जाता है और तमाम सारी बातें होती है, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही गुजारिश करेंगे कि दृष्टिबाधित आसानी से सामान्य लोगों की ही भांति अध्यापन कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत जबरदस्त विनोद भाई। तो श्रोताओं, आज न्यू ईयर के साथ साथ ब्रेल दिवस के बारे में भी आपको जानकारी मिल गई। एक बार फिर से सभी को न्यू ईयर की शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। और अब धीरे धीरे घड़ी अनुमति नहीं दे रही कि ये सेलिब्रेशन हम और जारी रखें, तो चलते चलते सीमा जी, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, मैं रेडियो मधुबन की तरफ से यही संदेश देना चाहूंगी कि अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए हम सब आगे बढ़ते रहें और हम किसी से कम नहीं हैं। बस जरूरत है हमें सही मार्गदर्शन की और जरूर वो सब कुछ पा सकते हैं हम जो एक मुख्य धारा के लोग कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी परेशानियां आती हैं, तो बस यही बात आपको ध्यान में रखनी है कि रास्ते में जो निकले हो तो रास्ते में कहीं धूप भी होगी, निकले हो तो रास्ते में कहीं धूप भी होगी, सूरज भी मगर आएगा इस राह गुजर में। इसलिए बस यही सोचना है आपको कि न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। पुनः आप सबको न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाह वाह, विनोद भाई क्या कहना चाहेंगे चलते चलते श्रोताओं से? चलते चलते श्रोताओं को यही कहूंगा कि दृष्टिहीनता कदम हमारा पीछे हटा नहीं सकती, दृष्टिहीनता कदम हमारा पीछे हटा नहीं सकती। प्रगति पथ के इन भावों को अब ये दुनिया दबा नहीं सकती। आज चुनौती देते हैं हम राह रोकने वालों को, अरे तुम तो क्या सूरज की गर्मी भी हमको तपा नहीं सकती, हमको जला नहीं सकती। और अंत में तमाम श्रोताओं को हैप्पी न्यू ईयर कहते कहते केवल इतना ही कि हो ख्याल तो मेरे साथ चलो, हो ख्याल तो मेरे साथ चलो, बुला रहा हो सवेरा तो मेरे साथ चलो, मैं जा रहा हूँ उजालों की तमन्ना लिए, मैं जा रहा हूँ उजालों की तमन्ना लिए, सता रहा हो अंधेरा तो मेरे साथ चलो, सता रहा हो अंधेरा तो मेरे साथ चलो। रेडियो मधुबन सुनने वाले तमाम श्रोताओं को आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से हैप्पी 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 न्यू ईयर। संदीप भाई जी दीदी, इस साल में हम एक नई शुरुआत आपसे करना चाहते हैं। जी दीदी, हम आपसे गाना सुनना चाहते हैं। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। ये तो आपने बस आउट कर दिया हमको। तो फिर गाना तो हमें कोई याद ही नहीं आ रहा है,
तो मैं 2 लाइनें वही सुना देता हूँ दीदी जो शुरू में गुनगुना रहा था। फिलहाल तो कुछ और याद नहीं आ रहा। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे, गर याद रहे। जबरदस्त। सही गाया संदीप भाई आपने। ये चेहरे से पहचानने की मीडिया नहीं है, आवाज की दुनिया है और आपकी आवाज ही आपकी पहचान भी है और इसी आवाज से ही पूरी रेडियो चल रही है। क्या बात है, वाह वाह वाह, जबरदस्त। तो आप भी जाते जाते क्या मैसेज देना चाहते हैं इस नए साल में सभी श्रोताओं को? बस मैं तो यही कहता हूँ कि सब खूब एंजॉय करें और अपने हर एक पल को पॉजिटिवली यूज करें। कोई भी पल अपना बेकार नहीं जाने दें, कुछ न कुछ क्रिएटिव करते रहें, क्योंकि क्रिएटिविटी ही हमको अलग बनाती है और हमारे अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी लाती है। सही कहा। सृजनात्मकता, रचनात्मकता साथ साथ चलते हैं। जब सेंसिटिविटी होगी तो क्रिएटिविटी आ जाएगी। दोस्तों, इस नए साल में बहुत सारी बातें, बहुत सारी यादों को हमने ताजा किया। कुछ नई बातें, कुछ पुरानी बातों को हम सामने लेके आए इस मन की आंखों से कार्यक्रम के जरिए। आप सभी ने एंजॉय किया होगा, हम यही उम्मीद करते हैं। और इस नए साल की एक अच्छी शुरुआत मन की आंखों से में शुरू हुआ है, तो ये अच्छाई ऐसे ही कायम रहे और आगे साल तक चलता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी से विदाई लेते हैं। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर, ओम शांति। तो इसी संदेश के साथ दोस्तों हम आप सभी से विदाई लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4 FM। बाय बाय।